गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट सीरीज नंबर 8। आज ये हमारी सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस की 8th वीडियो होगी। इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। देखना हड़प्पा सभ्यता, ये इसमें कौन सी धातु की खोज हुई थी? तो इसमें लोहा तो नहीं मिला था, लेकिन ये धातु कर्म का ज्ञान जानते थे। तो कांस्य युगीन संस्कृति, इसमें किसका आविष्कार किया था ना? ब्रोंज का। ब्रोंज धातु क्या होती है? जिसका हम कॉइन्स बनाते, सिक्का बना होता है, जैसे हमारा 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का। तो इसमें क्या होगा? जिसके कॉइन्स बनते क्या होता है? ब्रोंज। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन संस्कृति थी। इसके बाद की जो संस्कृतियां सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता, उसमें लोहे का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बेमेल है ना? मिसमैच, हमें वो निकालना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? सन 1765, ये तो सही है। मंगलोर की संधि 1784। एका आंदोलन 1919 से 20, ये एका आंदोलन जो एक किसानों का आंदोलन था, ये चला गया था 1920 से 1921 तक। तो इसमें यही बेमेल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। और नेटिव मैरिज एक्ट जो विवाह की आयु से संबंधित है, ये भी 1872 में हुआ था। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। सिर्फ एक का आंदोलन जो एक किसान आंदोलन था, यही गलत है। किसान आंदोलन, एक आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन। इसके एक मदारीपासी नेता थे, उन्होंने लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मतलब किस पहलू पर? इसका विषय वस्तु क्या थी? इसका सब्जेक्ट क्या था? तो देखना, ये राजनीति नीतियों पर किताब लिखी गई है और इसमें किसी राजा का नाम नहीं है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। किस सब्जेक्ट पर लिखी थी? राजनीति नीतियों पर। और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत। लेखक कौन थे इसके? चाणक्य। चाणक्य या फिर कहिए विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था और एक कौटिल्य नाम था। तो तीनों नाम थे चाणक्य के। चाणक्य ने किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? देखना, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था सन 1526 में। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1526। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। और दूसरा युद्ध हुआ था 1500 ये हुआ था पानीपत का। अच्छा, पानीपत का युद्ध हुआ एक 1556 में, ये हेमू के विरुद्ध। और तीसरा पानीपत का युद्ध सन 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवाओं के साथ के बीच में हुआ था। तो ये 3 युद्ध हुए पानीपत के। तीनों ही युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला युद्ध किसके बीच में होता? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। देखना, गुप्त काल का जो शासन काल था, एक इन्होंने संवत चलाया था अपना 319 ईस्वी, यानी कि एडी 319 ईस्वी। तो पहले इसके संस्थापक कौन थे? सिरुगुप्त। ये तो फोरफादर बताए गए हैं। फिर कुमारगुप्त में समुद्रगुप्त। देखना, पहले तो क्या आ जाएंगे? सिरुगुप्त। और दूसरे नंबर पर समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन भी कहा गया है, भारत का नेपोलियन। और तीसरा नंबर रामगुप्त। और नंबर 4 डी स्कंदगुप्त आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? CABD। क्या आएगा? CABD। आंसर इज सी। समुद्रगुप्त के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अन्य परीक्षाओं में। तो समुद्रगुप्त को एक तो क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन भी कहा गया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, इसे क्या कहेंगे? नेपोलियन। और एक कहा गया है, ये इनका जो ये मिला है अभिलेख, ये इलाहाबाद से मिला है। इलाहाबाद में एक चंपू शैली पर इनके एक इतिहासकार थे, ये हरिसेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ स्थापित किया था। हरिसेन। भाषा क्या थी इसकी? संस्कृत। और शैली क्या थी? चंपू शैली। चंपू शैली में लिखा हुआ है। इसमें विजय गाथाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? देखना, जो बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 में। बक्सर का है आधुनिक बिहार में, वहां का एक जिला है बक्सर। और इसी में युद्ध हुआ था।
इसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो बंगाल का जो गवर्नर था उस टाइम पर वेनिस्टार्ट, और युद्ध की अगुवाई अंग्रेजों ने की थी हेक्टर मुनरो ने। इसमें सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। तो इसके बाद में कौन सी संधि हुई? फिर इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो बैठक हुई थी ये मुंबई में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। बंबई में हुई थी गवालियर टैंक पर। देखना, आप देख रहे होंगे कि हर परीक्षा में या हर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो ये थोड़ा इसको डीपली पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सन 1940 में भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने एक सत्याग्रह चलाया था। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही कौन बने? ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भूमि दान ली थी, यानी कि जो नीडी लोग थे उनको दी गई थी। तो प्रथम भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर कौन बना ईस्ट इंडिया कंपनी का? देखना, गवर्नर जनरल। वर्डिंग पर ध्यान देंगे। पहला गवर्नर तो क्लाइव था, लेकिन गवर्नर जनरल जो बना था ये वारेन हेस्टिंग बना था। आंसर क्या आ जाएगा? सी। इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन रहता है, अगर हम शब्दावली पर ध्यान न दें तो इसमें आंसर गलत हो सकता है हमारा। गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। और गवर्नर कौन बना था? क्लाइव। तो आंसर इसमें क्या होगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? देखना, आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था ये टोक्यो में हुआ था, जापान में, सन 1942 में। और जो इसके संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, और इनके बाद में सहयोगी हुए थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। ये एक दिल्ली के क्रांतिकारी थे। ये बाद में ये भी इससे जुड़े थे। और 1943 में, सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसकी बागडोर दे दी गई थी। सुभाष चंद्र एससी बोस ने बागडोर कब संभाली थी? 1943 में, टोक्यो में। और संस्थापक इसके कौन है? कैप्टन मोहन सिंह। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा फिर रास बिहारी बोस लगाएंगे। 1942 में टोक्यो जापान में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रक माइका। अभ्रक किस राज्य में बहुयातायात में पाया जाता है? देखना, सबसे अधिक अभ्रक कहां पर होता है? भंडारण तो कहा है झारखंड में। विश्व का लगभग 90% अभ्रक माइका ये भारत में ही पाया जाता है। इसके यूज कहां पर होता है? जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनते हैं, यानी कि जितने भी विद्युत उपकरण होंगे, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उनमें प्रयोग किया जाता है। और ये इसमें फिर माइका बनती है, जैसे हम फर्नीचर में यूज करते हैं, है ना, कई स्थानों पर, या सजावट या चमकीले के लिए इसका यूज करते हैं। और जो सबसे अधिक हम इसमें निकालते हैं, उत्पादन करते हैं, ये आंध्र प्रदेश में करते हैं। अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं होगा तो आंध्र प्रदेश। भंडारण का अगर मामला आता है कि स्टोर कहां पर है, भंडार सबसे अधिक कहां पर है? झारखंड में, झारखंड। और सबसे अधिक जो उत्पादन होता है, उत्पादन ये होता है आंध्र प्रदेश में। तो विश्व का 90% जो माइका है भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती हैं? देखना, जो वायुमंडल की 5 लेयर होती है उसमें सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा होना, बादल बनना, बादल गरजना, ओले बनना, तेज हवाएं चलना। जैसे क्या होता है, ये पृथ्वी है, इसके 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जो क्षोभ मंडल होगा, सबसे पहला क्षोभ मंडल, इसी में सारी गतिविधियां होती हैं, जैसे कौन सी? कि वर्षा होना, वर्षा, और इसी में बादल बनना, और इसी में है जो वायु, ये सभी गैसेज होती हैं, लगभग 95% गैस इसी में होती है, गैसेज। और एक इसमें जितनी भी वायुमंडलीय गतिविधियां होंगी ये इसी में घटित होती हैं। एक इसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, N2। सबसे जो हल्की गैस है हीलियम, वो सबसे ऊपर पाई जाती है, H। हीलियम सबसे ऊपर और नाइट्रोजन सबसे नीचे। तो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं कहां पर घटित होंगी? ये क्षोभ मंडल में होंगी, ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा कश्मीर में होगा,
ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जोजिला दर्रा, श्रीनगर और लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्कृत केंद्र जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे हल्दिया में होता है पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और मंगलोर, मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। ये क्या है? समुद्री बंदरगाह है। मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक। हल्दिया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में। ये सब क्या है? तेल परिसर, ये ऑयल रिफाइनरी सेंटर भी यहाँ पर है और ये समुद्री बंदरगाह भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज, देखना एक स्वर्णिम होता है और स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल में सम्मिलित शहर कौन से हैं? तो आगरा, दिल्ली, जयपुर है ना। जो दिल्ली से रोड जाएगा ये आगरा और फिर जयपुर, दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है ना। जैसे अगर हम ये देखते हैं कि दिल्ली और ये क्या आ जाएगा? आगरा, और यहाँ पर ये जयपुर हो जाएगा, जयपुर। तो इसमें अगर इन तीनों बिंदुओं को जोड़ते हैं, दिल्ली, ये आगरा और ये जयपुर, इन तीनों को जोड़ते हैं तो ट्रायंगल बनता है, एक त्रिकोण बनता है ना, त्रिभुज। तो स्वर्णिम त्रिभुज योजना आगरा, दिल्ली और जयपुर। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अगर देखते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड इकोनॉमिकल सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? यानी कि विकास से संबंधित है, इकोनॉमिकल, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, इसमें कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। यूएनओ ये रिपोर्ट जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में आच्छादित होना चाहिए? वन पूरे होने चाहिए 33% पर, 33, लेकिन भारत में इस टाइम जो स्थिति है 24.62% वनों का परसेंट ये है भारत में। और सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। सबसे अधिक वनों का प्रतिशत कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में, मिजोरम और फिर अंडमान निकोबार में। तो भारत में स्थिति कितनी है वर्तमान? 24.62 कितने होने चाहिए? और 1/3 33% होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, इसको बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, जो एलपीजी योजना थी, एलपीजी ये प्रधानमंत्री जब बने थे नरसिम्हा राव जी, उनके शासनकाल में शुरू की गई थी। और इसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम तो आरबीआई के गवर्नर थे। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो किसके द्वारा स्वीकार की गई है? नरसिम्हा राव जी के द्वारा सन 1991 में ना, और 93 में इसे फिर ये और भी इसमें ये जोड़ा गया, शोधित करके जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। देखना इकोनॉमी किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था। किसी देश के आय के साधन क्या होते हैं? किसी देश के आय के साधन ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी? यदि किसी देश में आय के साधनों पर प्राइवेट और सरकारी व्यक्ति दोनों का कब्जा, दोनों का सह अस्तित्व होता है। इसमें क्या निजी व्यक्ति भी होते हैं, निजी व्यक्ति, और इसमें सरकारी भी होते हैं, सरकार, दोनों की सहभागिता से चलती है। यानी कि कुछ कार्य सरकार करेगी तो प्राइवेट भी। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है तो रेलवे डिपार्टमेंट किसका? सरकार का, लेकिन मेट्रो डिपार्टमेंट निजी में जाएगा। सरकारी जैसे चलती हैं रोडवेज बसें तो प्राइवेट बसें भी चलती हैं। सरकारी अस्पताल होते हैं तो प्राइवेट नर्सिंग होम भी होते हैं। सरकारी अगर डाक खाने होते हैं तो प्राइवेट ये कुरियर सेवा भी होती है। सरकारी होटल होते हैं तो प्राइवेट होटल भी होते हैं। सरकारी स्कूल हैं तो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। तो ये क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। नंबर 20, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ था तो कब हुआ है? 2005 में। SEZ की क्या होती है फुल फॉर्म? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो ये क्या होता है कि अगर कहीं पर ये लागू है SEZ, जैसे गुजरात में सबसे अधिक SEZ क्षेत्र होते हैं, तो उस बंदरगाह पर या उस एयरपोर्ट पर किसी भी वस्तु पर उत्पादन शुल्क या फिर आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जो एक्साइज ड्यूटी होती है, उत्पादन शुल्क, ये नहीं लगाया जाएगा उत्पादन शुल्क। तो कब प्रभावी हुआ था? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21,
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? देखना, पंचायती राज व्यवस्था ये हमने कब जोड़ी थी? इसमें शुरू की गई थी नागौर में, इसमें सॉरी राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुई थी। और ये भाग किस में आ जाएगा? 9 में। भाग 9 में क्या आएगा? पंचायती राज व्यवस्था। इसी से संबंधित है फिर 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं हमने कब जोड़ी थी? 1992 में संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, 73वां। और ये हुआ था 1993 में, 93 में 74वां संविधान संशोधन, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची भी इसी से संबंधित। 12वीं नगर पालिकाओं से और 11वीं किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। संविधान संशोधन किसमें? अनुच्छेद नंबर 368 में आ जाएगा। वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 280 में आएगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360 में। और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में आ जाएंगी, जिसमें होता है जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ये किस में आएगा? 312 में। तो ऐसे ही क्या आ जाएगा? ए में चौथा आंसर, ए में फोर्थ किसमें है? बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? अंतिम प्राधिकारी यानी कि जो संविधान का रक्षक होता है, तो कौन? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी होता है। और संविधान का रक्षक भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है? जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये विषय किस में आता है? राज्य सूची में, यानी कि ये अनुसूची नंबर 7 में लिखा हुआ। ये किसमें जी? 7वीं अनुसूची। बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जनगणना ये किस में आएगी? जनगणना संघ सूची में बिल्कुल है, ये भी 7वीं अनुसूची में है, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। नंबर सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची नहीं, ये आता है 4थी अनुसूची। तो ये किस में आएगा? 4th में होना चाहिए, 4th शेड्यूल 4थी अनुसूची में आएगा। तो इसमें क्या गलत है? सी आंसर इसमें रोंग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। दल विरोधी है किसमें? 10वीं अनुसूची में, बिल्कुल ए, बी और डी बिल्कुल सही है, इसमें सी आंसर रोंग हो जाएगा। नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? अगर हमें इम्पीचमेंट चलाना है राष्ट्रपति महोदय पर, आर्टिकल नंबर 61 में आएगा इम्पीचमेंट, है ना, महाभियोग। तो महाभियोग की सूचना जब राष्ट्रपति महोदय को दी जाएगी 14 दिन पूर्व दी जाएगी, 14 दिन पूर्व। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग को बोलते हैं, जब पूरे वर्ल्ड का जो पूरी पृथ्वी का हमारा तापमान बढ़ने लगेगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं? वैश्विक ताप में वृद्धि। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ए, वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप में वृद्धि, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? प्लेग, देखना, प्लेग की बीमारी तो बैक्टीरिया से होती है ना, पेस्टिस ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम, ये पेस्टिस, प्लेग पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है, पेस्टिस एक जीवाणु के कारण होता है, यानी कि आंसर इज ए। नंबर 28, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2, देखना, फ्रियोन क्या करती है? फ्रियोन शीतलक का कार्य करती है, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है, कूलिंग देती है। टेट्राएथिक लेड क्या होगा? ये अग्निशमन होता है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। बेंजीन क्या होगा? एक कीटनाशी होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक होगा, ये आ जाएगा ए। तो ये इसमें हम मिलान कर लेंगे ए में, सेकंड क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2 1। सेकंड में एथिल, ये टेट्रा एसिड इसमें आ जाएगा, ए में आएगा हमारा 2, तो ए में 2 इसी में, आंसर हमारा डी हो जाएगा, 2 1 4 3। तो 4 और इसमें 3, आंसर गलत हो गया, ये पहले वाले में होगा, ठीक है। ऑप्शन में देख लेना। तो ये हमने क्या किया? फ्रियोन किस में होगा? शीतलक के रूप में, रेफ्रिजरेटर के रूप में। नंबर 29, कोलाइड विलियन, कोलाइडी सॉल्यूशन में कणों का आकार कितना होता है?
तो कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कितना होगा, 10 की घात -5 सेंटीमीटर। यानी कि 1 के आगे अगर हम ये लगाते हैं, 1 के आगे 7 जीरो लगाने पर जो वैल्यू आएगी 3, 4, 5, 6, 7, ये जो वैल्यू आएगी 1 को भाग देने पर इसे हम बोलेंगे 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर कणों का आकार इतना हो जाता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, तो क्या कोलाइडी सॉल्यूशन बनता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे दूध, दही या मक्खन, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ समान 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाता है तो कौन सी श्रेणी में जुड़ते हैं, तो समांतर श्रेणी में जुड़ते हैं, ये समांतर रूप से। जैसे इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि प्रतिरोधक 1/r = 1/r1 + 1/r2 और प्लस के 1/r3। जितने भी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस लगे होंगे इससे हम परिणामिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। तो आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे। ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। इन्हें नोट करते रहिए और रिपीट मोर देन मोर जितना आप कर सकते हो देखना। अगर हम शुरू से ये फर्स्ट हम सीरीज से देखते हैं, इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं या जिससे संबंधित हमने अलग से नोट करके लिखवाए हैं। तो आप इसी का रिवीजन करते रहिए, इससे काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जीके काफी इंप्रूव होगी। लेकिन लिखने से भी कुछ नहीं होगा, रिवीजन मोर देन मोर जितना आप रिवीजन कर सकते हैं आपका उसमें सिलेक्शन आपके रिवीजन से होगा। यानी कि हमें याद करना है टोटली ये और फाइनली उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ आएगा। ओके, थैंक यू।